ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में क्या हो गया। ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। अब हम लोगों ने पूरे के पूरे सेल के पोटेंशियल के बारे में तो देख ही लिया। एक्चुअल में होता क्या है कि पूरा का पूरा जो सेल होता है वो किस बेसिस पे काम करता है कि वहां पे एक जगह ऑक्सीडेशन और एक जगह रिडक्शन हो रहा होता है और उससे हमारे पास क्या होती है, एक तरीके से ईएमएफ निकलता है, पोटेंशियल निकलता है। बट अगर मान लो तुम्हें वहां पे दो रॉड्स जो हुआ करती थी, दो अलग अलग हम रॉड यूज किया करते थे, दो अलग इलेक्ट्रोड्स यूज किया करते थे, वहां पे किसी सिर्फ एक इलेक्ट्रोड का अगर तुमसे पोटेंशियल निकालने के लिए बोल दिया जाए, सिर्फ एक का, दोनों का नहीं, एक का, तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता कि तुम सिर्फ किसी एक इलेक्ट्रोड का या फिर हाफ सेल का पोटेंशियल निकाल दो। बट अगर हमारे पास रेफरेंस के लिए एक दूसरा सेल हुआ, मतलब एक दूसरा हाफ सेल हुआ जिससे हम लोग रेफर कर सकें, बेसिकली कंपेयर कर सकें। अब इसको ऐसा समझ लो कि जैसे तुम्हारे मार्क्स आते हैं, तो मार्क्स आने के लिए जैसे अच्छे बुरे के लिए तुम्हारे घर वाले कंपेयर करते हैं ना, जो कि नहीं करना चाहिए, बट वो कंपेयर करते हैं, इससे कंपेयर करो तो अच्छे, उससे कंपेयर करो तो बुरे। वैसे ही हमारे पास अगर कंपेयर करने के लिए कुछ हो गया तो काम बन जाएगा। वहीं पे यहां पे अगर हम कंपेयर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड तरीका बना ले तो वही चीज हमारे बहुत काम आने वाली है, और उसी चीज को अब यहां पे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है वो हमारे इस काम में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। उससे हम कंपेयर करके किसी का भी इंडिविजुअली आराम से क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पूरे सेल का नहीं, सिर्फ एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाला जा सकता है। बेसिकली ये किस तरीके से काम करता है, यहां पे प्लैटिनम जो देख रहे हो इसके बारे में अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। हाइड्रोजन जो है वो एक तरीके से H पॉजिटिव होगा। यहां पे जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडेशन वाले तरीके से भी यूज कर सकते हैं उसको, और रिडक्शन वाले तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सेल देखे थे ना, उसमें एक साइड पे ऑक्सीडेशन, एक साइड पे रिडक्शन हो रहा होता है। तो हाइड्रोजन को हम दोनों में से कहीं भी जगह पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक तरीके से जो रिएक्शन हो रही होती है वो कौन सी होती है, ये H+ में एक तरीके से इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उसको क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बन सकता है। और इसका उल्टा भी हो सकता है, बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। वो कैसे, देखो। तो ये जो चीज है इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी जो बनावट होती है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, उसमें क्या क्या बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो है इसको हमने एक सोल्यूशन में डिप किया है, जो कि क्या है, एक एसिडिक सोल्यूशन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड को यानी जो हमारा वो है उसको हमने किसमें, एसिडिक सोल्यूशन में निकाला, और यहां से हाइड्रोजन गैस बबल निकलता है। तो ये जो तुम बबल्स देख रहे हो ये प्योर हाइड्रोजन गैस है, एकदम बढ़िया प्योर हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो कंसेंट्रेशन होता है दोनों ही चीजों का, रिड्यूस्ड वाले का और ऑक्सीडाइज्ड वाले का, दोनों का ही क्या रखा जाता है, यूनिटी रखा जाता है। यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास बात है। इसी को ये जिससे इससे अलग बनाया जा सकता है कि इसको हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों में यूज भी कर सकते हैं, और उसकी जो कंसेंट्रेशन है उसको यूनिटी मतलब 1 भी आराम से बनाए रखा जा सकता है। यही इसकी सबसे मस्त बात है। ठीक है, अगली बात ये है कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैसेज 1 बार। यहां पे जो प्रेशर है वो 1 बार होता है, और जो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है वो कितना है, 1 मोलर होता है। तो ज्यादा तुम्हें कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रेशर भी 1 बार आ गया, कंसेंट्रेशन भी 1 मोलर आ गया, तो यहां पे ना प्रेशर ना किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। और यही चीज जो है हमारे बहुत ज्यादा काम में आने वाली है अगर हम किसी चीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहें तो अब देखते हैं कि हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बेसिकली नाप कैसे सकते हैं। तो नापने के लिए हमारे पास स्टेप बाय स्टेप जो भी चीजें हैं वो ध्यान से सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है कि हमारे पास हम लोग जो तरीका नापने का यूज करते हैं वो यही होता है कि हमें जिसका नापना है उसको टेस्ट इलेक्ट्रोड मान लो, और दूसरा हमें रेफरेंस के लिए इलेक्ट्रोड चाहिए, और रेफरेंस के लिए हमें किसी और को लेने की जरूरत नहीं है। हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ले सकते हैं बड़ी ही आसानी से। सिंपल सी चीजें तो ये लिया जा सकता है। अब यहां पे कैसे कैसे हमारा काम होता है ये ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज जो है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ SHE वो कितना होता है, 0 होता है। तो यहां पे ये सोचो कि अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो हमारे पास 0 हो गया है ना, यानी अगर इसकी वैल्यू 0 है तो हमें और कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम लोग को याद हो EMF की वैल्यू क्या होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के सम के बराबर होती है। मतलब हमारे सेल में एक जगह ऑक्सीडेशन और एक जगह रिडक्शन हो रहा होता है, तो दोनों के पोटेंशियल को जब हम ऐड करते हैं तब हमारे पास EMF की वैल्यू आती है। EMF इज इक्वल्स टू होता क्या है, ये मैंने ये चीज तुम लोग को अच्छे से लास्ट क्लास में सिखाई थी। ठीक है, तो यहां पे ये बात होती है। अब होगा ये कि जब इसकी वैल्यू 0 है तो इससे ये होगा कि हमारे पास EMF जो आएगा वो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा। बेसिकली EMF इज इक्वल्स टू क्या होता है,
होता है E ऑन द राइट साइड माइनस E ऑन दी लेफ्ट साइड। ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था। राइट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, सारी बातें मैंने बताई थी, बट इतना समझ लो, अगर हाइड्रोजन को हम यहां पे रख रहे हैं तो उसकी वैल्यू 0 है। अब उसकी वैल्यू 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, E फाइनली क्या आ जाएगा, E राइट के बराबर आ जाएगा। मतलब E राइट हो सकता है, E लेफ्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम नोटिस करोगे कि अगर हम SHE को मतलब हाइड्रोजन को एक जगह पे रखें, राइट में रख लें या लेफ्ट में रख लें, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। अब उसकी वैल्यू 0 है तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। फाइनली जो E की वैल्यू आएगी वो पूरी तरीके से बराबर होने वाली है, मतलब राइट वाले या लेफ्ट वाले के बराबर। कहने का मतलब तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें यही वैल्यू से जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, EMF ऑफ द सेल से तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा। यानी जिस भी चीज का तुम टेस्ट कर रहे हो, जिस भी चीज का तुम पोटेंशियल निकालना चाहते हो, वो बिल्कुल बराबर होगा पूरे सेल के पोटेंशियल के बराबर। समझ में आ गई बात? तो पूरे सेल का पोटेंशियल निकाल दो या अकेले उस रॉड का पोटेंशियल निकाल दो, तुम्हारे पास आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि SHE की वैल्यू कितनी है, 0 है। आगे अब तुम्हें पता करना है कि किस जगह ऑक्सीडेशन हुआ है और किस जगह रिडक्शन हुआ है। तो ये तुम बड़े ही आसानी से फ्लो ऑफ करंट से बता सकते हो कि करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है। उससे तुम बड़ी ही आसानी से ये बता सकते हो कि ऑक्सीडेशन कहां हुआ है और रिडक्शन कहां हुआ है। ये बात मैं वापस आगे भी तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बट अभी के लिए हल्के से समझ लो कि मान लो करंट की डायरेक्शन ये है तो पक्का इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये होगी, हाँ या ना? अब देखो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये है, यानी इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जमा हो रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब ये बात तुम्हें समझ में आई तो कोई दिक्कत, आ गई नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, आ गई है तो आगे भी एक बार और अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। अब देखो अगली बात क्या है, अगली बात ये बोलती है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो तुम्हें अगर कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जगह कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलता दिख जाए या रिडक्शन पोटेंशियल बोलता दिख जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जगह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल बोल सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगली बात ध्यान से सुनो। अगली बात यह है कि रीडिंग ऑन दी वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर के ऊपर जो रीडिंग है वो कैसे निकाली जाएगी, है कि नहीं? अब ये हमारे पास ये भी है कि यहां हमें एट द एंड वोल्टेज पता करना है, बेसिकली पोटेंशियल की वैल्यू पता करनी है। वो पता हमें वोल्ट मीटर से चलेगी, और वो कैसे चलेगी उसको पता करने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको जोड़ दो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड से। तुम जोड़ते हो ना पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से, नेगेटिव वाले को नेगेटिव से, तो पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ दो। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब जहां पे रिडक्शन हो रहा होगा। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ये बात मैंने दोबारा ऐड कर दी। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड उसे बोलते हैं जहां पे रिडक्शन होता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड उसको बोलते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन होता है। समझ में आ गई बात? तो पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जहां पे रिडक्शन, और नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड जोड़ दो जहां पे ऑक्सीडेशन। जैसे ही तुम ये ऐड करोगे तुम्हारी वोल्ट मीटर रीडिंग शो करने लगेगी, रीडिंग शो करने लगेगी, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। समझ में आई बात? तो अब एग्जांपल के तौर पे बेस्ट एग्जांपल तुम जिंक और कॉपर वाला एग्जांपल ले लो। शुरू से ही हम जिंक और लेके चल रहे हैं, डैनियल सेल में भी, गैल्वेनिक सेल में भी, और जितने भी हमने पढ़े सब में जिंक और कॉपर देख रहे थे। उसी के एग्जांपल से तुम समझ जाओ कि हम हाइड्रोजन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब देखो हम कैसे इसका यूज करके कॉपर का और जिंक का दोनों की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहां पे हमने देखो वही चीज है कि हमारे पास एक जगह यहां पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और ये मेरी कॉपर की रॉड है, ठीक है। और यहां पे मैंने हाइड्रोजन को क्या यूज किया है, एज अ रेफरेंस यूज किया है, और यहां पे हमने रेफरेंस के लिए हाइड्रोजन को यहां पे यूज किया, और ये रही मेरी जिंक की रॉड है, ठीक है। अब इससे सारे के सारे स्टेप्स जो कि मैंने अभी तुम्हें पीछे बताए, उन स्टेप्स को सारे को यूज करके हम आराम से ईएमएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये चीज घर में तो कर नहीं सकते, तो लैब में जाके ही करना पड़ेगा, तो वही चीज करके हम निकाल सकते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास कॉपर का जो ईएमएफ आता है वो कितना आता है, 0.34 आता है, और वही जो जिंक का आता है वो कितना आता है, 0.76 आता है, ठीक है। तुम अगर कंफ्यूज हो रहे हो इतना तगड़े डायग्राम में, कुछ भी नहीं है, देख रहे हो ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वही है डायग्राम है, जहां पे हमने प्लैटिनम की फॉइल यूज करी है। अभी जो पीछे के डायग्राम दिखाए मैंने, ये वही सॉल्ट ब्रिज है, ये वही वोल्ट मीटर है, यही कॉपर की रॉड है, ये वही इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि हम
डिस्कस करते आ रहे हैं शुरू से, तो वही चीज है, ऐसा कुछ बहुत खतरनाक चीज नहीं है ये। अब यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू इसकी इतनी आई और इसकी इतनी आ रही है, ठीक है। अब इसमें अगर तुम नोटिस करोगे, अब नेक्स्ट चीज देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां से कहां फ्लो कर रहे हैं, हाइड्रोजन से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, और यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो कर रहे हैं, जिंक से किधर की तरफ, हाइड्रोजन की तरफ फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स उल्टी तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो आंसर भी उल्टा ही होगा। मतलब अगर जो इलेक्ट्रॉन लेता है, मैंने पहले तुम्हें बताया, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका रिडक्शन होता है और जो लूज करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे जो क्या नाम है, कॉपर है, वो कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, देख रहे हो उसके तरफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसका पक्का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। कॉपर का क्या होता है, रिडक्शन होता है। और यहाँ पे जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन्स गिव कर रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो पक्का जो क्या है और जिंक है उसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो ये छोटी सी कहानी थी, इस कहानी से हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पता चल गया और ईएमएफ भी पता चल गया। अब फाइनल बात पे आते हैं। एक्चुअल में जब हम लोग ईएमएफ लिखने जाएंगे तो तुम देख रहे हो जिंक का 0.76 है और कॉपर का 0.34 है, बट एक्चुअल में जब हम पूरी टेबल बनाते हैं या फिर सिग्निफाई करते हैं तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, रिडक्शन वाला पोटेंशियल लिखते हैं, हम ऑक्सीडेशन वाला पोटेंशियल नहीं लिखते। मतलब लिखने को लिख सकते हैं बट नहीं लिखते, ये वाली बात है। तो हमने स्टैंडर्ड एक तरीका बना रखा है कि हमेशा हम रिडक्शन को एज अ कैटेगरी मानेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, यानी अगर मेरे पास किसी चीज का ऑक्सीडेशन पता है, मुझे जैसे कि यहां पे जिंक था और जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, बट मुझे ऑक्सीडेशन नहीं, मुझे उसका आंसर जो है यानी ईएमएफ जो है या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो रिडक्शन के टर्म्स में चाहिए। तो हम आराम से एक छोटा सा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कहने का मतलब अगर तुम जिंक के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आराम से निकाल सकते हो। कैसे, जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, और वैल्यू कितनी आ रही थी, 0.76, ठीक है, इतनी वैल्यू आ रही थी। और ये जो आ रही थी इसमें जैसे ही तुम माइनस लगाओगे तो माइनस लगाते ही ये क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। सिर्फ 0.76 क्या डिनोट करता है, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिनोट करता है, और माइनस लगाते ही मेरे पास क्या आ गया, रिडक्शन पोटेंशियल आ गया। समझ में आई, ये सिंपल छोटी सी बात है। बट कॉपर के लिए तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कॉपर का खुद का ही क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, और रिडक्शन होने पे आंसर कितना आ रहा था, 0.34 ही आ रहा था। तो तुम्हें उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। जिंक को हमने इसलिए कन्वर्ट करा क्योंकि उसका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। अब ध्यान से देखो, जिंक की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आई वो कितनी आई, 0.76 माइनस का, और यहां पे जो कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आई वो कितनी आई, प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है, ये वैल्यू आई। अब यहां पे ना तुम एक बात नोटिस करो, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, यही सिग्निफाई कर रहा है कि जो पॉजिटिव वैल्यू है कॉपर वाले केस में वो ये इंडिकेट करता है कि जो कॉपर है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कॉपर खुद रिड्यूस हो रहा है। तो यानी जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ध्यान रखना, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, और जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी, जैसे कि जिंक की थी -0.76, वो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और इसी चीज को मैं दूसरी भाषा में बोल सकता हूं कि अगर वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा, और अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। ये पूरी की पूरी कहानी थी। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है अगर तुम्हें इसका कंसेप्ट ना क्लियर हो तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई हैं। हो सके तो इस सारे कंसेप्ट को क्लियर रखना, ठीक है, और नोट्स की भी जरूरत नहीं, ये चीज ही नोट्स हैं अपने आप में। तो यही है, प्लीज कंफ्यूजन से दूर रहोगे तभी जब इस चीज का कंसेप्ट क्लियर होगा। मैंने चैप्टर के शुरू में भी बोला था ये चैप्टर कंसेप्ट पे ज्यादा बेस्ड है, जितना कंसेप्ट क्लियर रखोगे काम बनता रहेगा। तो बस कंसेप्ट क्लियर रखो, काम बन जाएगा। ये आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।